नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। यहाँ पर आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे सामान्य अध्ययन का। और यहाँ पर सभी प्रश्नों को दोस्तों हम यहाँ पर व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। तो जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन और डेसिबल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यहाँ पर हम 38 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे कि आपने इन 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। तो ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहा जाता है। जबकि जो दोस्तों कैलोरी है वह ऊष्मा का, और न्यूटन जो है वह बल का मात्रक है, और कैलोरी जो है वह ऊष्मा का मात्रक है। और फ़ारेनहाइट जो है यह टेम्परेचर मापने की एक इकाई होती है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि डेसिबल। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है, और एलईडी का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज और थानेश्वर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कन्नौज थी। यहाँ पर हर्षवर्धन का जो समय काल है दोस्तों वह 606 से 647 ईस्वी, और यह जो है पुष्यभूति वंश का प्रतापिक शासक था। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन जो है किस वंश का शासक था दोस्तों? तो यह जो है पुष्यभूति वंश का एक प्रतापिक शासक था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करी थी, यानी कि पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, परंतु बाद में इसने राजधानी को ट्रांसफर करके कहाँ लेकर आया दोस्तों? कन्नौज। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि अजंता गुफाओं का निर्माण काल का क्या है? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल और आधुनिक काल। यानी कि हमको यह बताना है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, मुगल काल में, मौर्य काल में और आधुनिक काल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प, यानी कि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो दोस्तों अगर आप इसे ट्रिक से याद करें कि अजंता मतलब जिसको कोई नहीं जानता, तो उसका निर्माण काल कब हुआ था दोस्तों? गुप्त काल में, यानी कि गुप्त थी वो चीज़ें, उनको कोई नहीं जानता था। तो यह जो है आप एक ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। पांचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी दोस्तों? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने और जहांगीर ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि दीनपना शहर की नींव, यानी दीनपना शहर की स्थापना यमुना नदी के किनारे हुमायूं ने करी थी। यमुना नदी के तट पर दिल्ली यानी कि दीनपना शहर की मुगल काल के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी, और हुमायूं ने दीनपना पुस्तकालय की भी स्थापना करी थी। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर जाने से हुमायूं की मौत भी हो गई थी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर कि परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका यानी कि आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि किस पीरियड से वह संबंधित होगा दोस्तों? तो वह जो है डी ब्लॉक से संबंध रखेगा। कौन सा तत्व? जिसका परमाणु संख्या 46 होगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। यहाँ पर बताना है कि 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि 75%। अब दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो 24 कैरेट क्या होता है दोस्तों? यह 100% सोना होता है, ठीक है। तो अब यह 18 कैरेट कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अगर परसेंटेज से भी लगाएंगे तो यह इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 75% के आसपास, 75% आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 18 कैरेट में जो शुद्ध सोना पाया जाता है वह विकल्प बी, यानी कि 75%। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 हम यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा और बांदीपुर। यानी कि हमें उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है जहाँ पर सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप भी जो है एक बार अपने मन में इस प्रश्न का उत्तर सोचिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह दोस्तों असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट नौगांव जिले में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। यहाँ पर बताना है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब और जहांगीर। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी दोस्त जो है अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या खुद से सोचेंगे और लास्ट में आप सभी दोस्त जो है अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि आपने इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसको दोस्तों बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, यानी कि इसी का नाम जो है बहादुर शाह जफर भी है। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया और वहीं पर यह जो है इसका सारा काम तमाम हो गया और वहाँ पर बहादुर शाह जफर की जो कब्रिस्तान है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? रंगून में ही अवस्थित है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हो गए थे, यानी कि वह सत्र किस जगह पर आयोजित किया गया था जहां पर कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी। एक जो है नरमपंथी दोस्तों और एक जो है गरमपंथी, दो भागों में कांग्रेस जो है डिवाइड हो गई थी। कौन से जो सत्र में यानी कहाँ पर वह सत्र आयोजित हुआ था? तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सन 1907 आप याद रखेंगे दोस्तों, सन 1907 और कहाँ? सूरत का सत्र यानी कि विकल्प डी, यानी कि सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी और इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो यह कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11 की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग और आर्थर वेलेजली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। अब दोस्तों बात आती है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से, आप याद रखेंगे 1939 से 1945, याद रखेंगे दोस्तों 1939 से 1945 तक चला था। और इस समय लॉर्ड लिनलिथगो जिसका कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक था, यह जो है भारत का वायसराय था। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा, बस्तर, भोपाल और इम्फाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो दोस्तों यह भोपाल में अवस्थित है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। तो इसका पूरा नाम दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? आउटू ग्रंथि, अग्न्याशय, तिल्ली और अस्थि मज्जा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि तिल्ली जो है वह अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि तिल्ली या प्लीहा। तो दोस्तों तिल्ली को ही हम क्या कहते हैं? प्लीहा भी कहते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि प्लीहा किसको कहा जाता है? तिल्ली को। तो तिल्ली या प्लीहा मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है और इसलिए दोस्तों इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। किसको? तिल्ली या प्लीहा को क्या कहा जाता है दोस्तों? आरबीसी का कब्रगाह। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहन ऊतक को कहा जाता है क्या? फ्लोएम, जाइलम, कोलेनेकाइम और स्क्लेरेनकाइमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प सी यानी कि जाइलम जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहन ऊतक को जाइलम कहा जाता है दोस्तों और जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस से यह प्रश्न अक्सर जो है वह पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? अक्टूबर 1955 में, जून 2000 में, फरवरी 1980 में और जुलाई 2015 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जून 2000 में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे दोस्तों कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद और मनमोहन सिंह आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जीएसटी की सिफारिश पूर्ण रूप से की गई थी। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। तो यह डेट आप दोस्तों याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 यह जीएसटी लागू की होने की डेट है और पूरे देश में लागू किया गया। इसकी स्थापना की सिफारिश पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से यह जो है किसके समिति के द्वारा की गई थी, तो यह जो है विजय केलकर टास्क फोर्स के नाम से एक समिति बनाई गई थी और उसी ने पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की थी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 17 हम यहाँ पर देखेंगे कि चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर का, लवण जल का, एंड्रीन का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि कपूर का जो है प्रयोग किया जाता है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 18 हम यहाँ पर देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? चाय, चावल, चीनी और कपास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्य फसल है दोस्तों वह क्या है? चावल है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? यहाँ पर यह बताना है दोस्तों कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बर्फ जो है वह किस स्थान पर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि अंटार्कटिका में पूरे विश्व में सर्वाधिक बर्फ जो है वह पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक बर्फ अंटार्कटिका पर पाई जाती है। पृथ्वी के दक्षिण में स्थित यह महाद्वीप उच्च वेग वाले ठंडे तूफानों से भरा है। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 20 हम यहाँ पर देखेंगे कि किस नदी पर शुक्कुर बैराज स्थित है? गंगा, सतलज, सिंध और महानदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि सिंधु नदी पर शुक्कुर बैराज स्थित है। शुक्कुर बैराज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित एक बांध है जिसे ब्रिटिश काल 1923 से 1932 के दौरान बनाया गया था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अकाब की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य दोस्तों? पाक जल डमरू मध्य। याद रखेंगे आप सभी दोस्त, पाक जल डमरू मध्य जो है किसके बीच में स्थित है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के। आप कंफ्यूज कतई ना हो जाइएगा कि भारत और पाकिस्तान के, क्योंकि पाक जल डमरू मध्य उसका नाम है लेकिन वो है किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। 22वां सवाल देखेंगे कि जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मेघालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों, किस नदी पर? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो शरावती नदी पर। आप याद रखेंगे शरावती नदी। कहाँ पर? शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 250 मीटर है और इसका एक अन्य नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है। तो दोस्तों आप यह भी याद रखेंगे इसका एक अन्य नाम दोस्तों क्या है? गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जोग जलप्रपात का एक अन्य नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है, कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केप टाउन, बीजिंग, ब्राजीलिया और नई दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी यानी कि बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है और यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दोस्तों 15 जून 2001 को हुई थी। अभी याद रखेंगे 15 जून 2001। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना दोस्तों 15 जून 2001 को चीन के शहर बीजिंग में हुई थी। तो आप सभी दोस्त जो है इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बगल में बने घंटी वाले बटन को आप एक बार घंटी को क्लिक कर देंगे तो वह जो है घंटी ऑन हो जाएगी। तो जब भी एग्जाम फर्स्ट चैनल पर कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ जो भी दोस्त साथी नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथी पुराने हैं उन सभी से आग्रह है कि वह लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए, खास करके यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अल्जीरिया, बोलीविया, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है।
अब दोस्तों प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प यानी कि जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। और किस ईयर में किया गया था दोस्तों? 1910 में। आप याद रखेंगे 1910 में। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक। तो विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय और एमजे अकबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि विंग्स ऑफ फायर हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है। विजन 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक थे और इनको ही मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे। 395, 415, 440 और 375। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395। जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद वो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, परंतु अनुसूचियों की संख्या अब जो है दोस्तों कितनी हो गई है? 12 हो गई है। परंतु जो अनुच्छेद थे वह एज इट इज उतने ही है, 395। हाँ, भले उसके अंदर जो है पार्ट्स यानी क्लॉज बना दिया गया है कि यानी ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेकेंड है, लेकिन जो मूल अनुच्छेद हैं वह 395 हैं। अनुसूचियाँ जो है वह 12 हो गई हैं। अगला प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी बंधुता का जो है आदर्श कहाँ से लिया गया दोस्तों? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से और गौरवशाली क्रांति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से यह 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष और 45 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि 35 वर्ष जो है वह न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? लखनऊ, कानपुर, झांसी और वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। तो यह आप डेट याद रखेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1791 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? वाराणसी में। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे दोस्तों कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया और फिरोजाबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि इनायत खान कहाँ से संबंधित थे? इटावा जिले से संबंधित थे। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था और ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बिलायत खान के पिता थे। प्रश्न नंबर 32 हम देखेंगे दोस्तों कि गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में और वाराणसी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि कानपुर में भीतरगांव का जो मंदिर है वह अवस्थित है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और यह जो है उत्तर प्रदेश के लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो आप जो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी रखेंगे कि भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। आपको दोस्तों एक भीतरी है, वहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भीतरी का जो स्तंभ है दोस्तों वह जो है गाजीपुर में है, परंतु भीतरगांव जो है यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और यह गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढाली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को, जेबी कृपलानी को और जवाहरलाल नेहरू को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको माना जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यह जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे।
उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि काम्पिल मेला किस शहर में यानी कि किस जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो यह जो है फर्रुखाबाद में। कहाँ पर दोस्तों? फर्रुखाबाद में। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि उपयुक्त दोनों यानी कि रिट्स लिमिटेड और इरकान, इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। दिसंबर 2023 में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कोलकाता। हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का हमने सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल देख लिया। तो जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, और पुराने साथियों से आग्रह है कि वह जो है वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखा करें। तो दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष रूप से हिंदी, जीएसजी के यानी कि सामान्य ज्ञान का आपको जो है प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आज से एक नई सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी यहाँ पर सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर के जो है उसको देखेंगे। तो आप सभी साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।